हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चलिए फिर से क्लास 9th के जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा चैप्टर था, जैसे कि आप सबको पता है, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें से बहुत सारा बात हम लोग पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, तत्वों का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। आज हम तत्व को वर्गीकृत करेंगे। जैसा कि जानते हैं, तत्वों का वर्गीकृत करने के बाद हम पाते हैं कि तत्व जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक आपका धातु होता है और एक आपका अधातु होता है। तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है ना, जिसका नाम है उपधातु, है ना। क्या नाम है उसका? उपधातु। आपको इन सब के धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में एक्सरसाइज 1 में इसके बारे में बता चुके थे। तो चलिए फिर से रिवाइंड कर लेंगे उसे। तो हमने कहा तत्वों को मुख्यतः जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, एक धातु और दूसरा अधातु। लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी बनाया गया, उसका नाम रखा गया उपधातु, है ना। तो चलिए फिर से जानते हैं धातु क्या है ना, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, कहता है कि धातुओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि धातु का कौन सा गुण है ना। पिछले चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1 में इसके बारे में पढ़े हैं, तो सिर्फ इसके बारे में सुनेंगे। तो कहता है धातु के गुण के बारे में बात किया जाए, डेट मीन्स भौतिक गुण। धातुओं में क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। आप लोग को जो पता है, जिसे क्या कहते हैं, धात्वी चमक कहते हैं। धातु प्रायः ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। ठोस अवस्था में धातु आघातवर्धनी होता है। आघातवर्धनीता का कहने का अर्थ है कि धातु को पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर धातु जो है चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकांश धातु जो है कमरे के ताप पर वह सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन पारा जो है अपवाद है। मैंने बताया भी था आपको, पारा क्या है, आपका अपवाद है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गए। ये सभी क्या है, धातु का उदाहरण है। तो भौतिक गुण के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, कौन धातु है उसको जज करने में हमें इसके भौतिक गुण को देखकर आसान होता है। अब जो है धातु के बारे में पहचान गए। अब है वो धातु का भौतिक गुण क्या है। कहता इनमें जो है धातु में प्रायः कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। दैट मीन्स धातु में जो है कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद में है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है वो धातु है, लेकिन जो है उसमें धातु जैसा गुण है। डेट मीन्स आयोडीन में धातुवी चमक पाई जाती है, उसी को कहते हैं अपवाद, है ना। जो क्या होता है, आयोडीन आपका चमकीला होता है, लेकिन चमकीला होते हुए भी धातु क्या है, आयोडीन क्या है, वो धातु है ना। ये क्या होते हैं, वो धातु जो है ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है ना। आपको पिछले चैप्टर में बताए भी हैं। ये जो है वो धातु खासकर प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है। वो धातु जो है अक्सर गैस के रूप में पाई जाती है।
किंतु कुछ अधातु जो है ठोस के रूप में भी पाई जाती है और वे मुलायम होते हैं और भंगुर होते हैं। उसे धातु को हथौड़े से पीटने पर वे चादर के रूप में परिवर्तित ना होकर वे चकनाचूर हो जाते हैं, वे चूर चूर हो जाते हैं। जैसे ब्रोमीन मान लेते हैं, ब्रोमीन एक उदाहरण स्वरूप। ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है और ऐसे गुणों को कहते हैं उपधातु, है ना, जो कि एक्सेप्शन के अंतर्गत, अपवाद के अंतर्गत आता है। बहुत सारे धातु के उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गंधक जिसको सल्फर भी कहते हैं, क्लोरीन हो गए, फास्फोरस हो गए आदि जो है ये किसका उदाहरण है? वो धातु का उदाहरण है। तो आपने जाना कि सर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, एक धातु, दूसरा अधातु और जो है एक तत्व की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया उपधातु को। तो अधातु के बारे में भी जाने, अधातु के बारे में भी जाने, उपधातु के बारे में भी हम लोग जाने। जो अपवाद वाला बात बताएं, है ना, जैसे धातु में पारा एक्सेप्शन था, वो धातु में ब्रोमीन एक्सेप्शन था, अपवाद था, उन्हीं को बोलते हैं उपधातु, है ना, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा यौगिक, है ना। हम कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड, यौगिक क्या है। तत्व के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए। चलिए अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक। जिसका इंग्लिश होता है कंपाउंड। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में फलस्वरूप बनता है। मैंने यौगिक के बारे में लिखा है ना, व्हाट इज कंपाउंड। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे जो है इसको एक उदाहरण के तौर पे जानेंगे। यौगिक को किसी रासायनिक क्रिया द्वारा विघटित करके दो या अधिक सरल तत्वों में प्राप्त किया जाता है। यौगिक को हम जब चाहें उसे किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा विघटित करके दो या दो से अधिक सरल तत्वों में
विभाजित किया जा सकता है। यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्व जो होते हैं उनके अपने गुण गायब हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा का अगर चूर्ण और गंधक के चूर्ण को भार के विचार से 7:4 है ना के अनुपात में मिश्रित कर गर्म करने से भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड बनता है। अगर क्या बोले कि रेशियो, क्या बोला, निश्चित अनुपात में, जैसे मान लीजिए 7:4 है ना, 7 भाग अगर हम लौह चूर्ण लेते हैं, लोहा का चूर्ण लेते हैं और 4 भाग जो है हम गंधक का चूर्ण लेते हैं, गंधक चूर्ण लेते हैं और इस दोनों को जब आपस में मिश्रित करते हैं तो हमारा रासायनिक क्रिया के बाद रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यह लौह चूर्ण और गंधक चूर्ण को जब 7:4 के रेशियो में मिलाते हैं तो यह प्राह में काले भूरे रंग का फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है ना। जब लौह चूर्ण और गंधक को 7:4 के अनुपात में मिलाते हैं तो हमें भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। उसी तरह से जैसे किसी यौगिक की रासायनिक संरचना अगर हमको ज्ञात करना हो, ज्ञात अगर हो तो उसे एक रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम, जिसको Ca, ऑक्सीजन, O के संयोग से बना चूना एक यौगिक है। जैसे अगर हम कोई भी इसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें मिलाना हो कैल्शियम Ca+O है ना, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो रासायनिक क्रिया के बाद जो है यह क्या बन जाता है, CaO बन जाता है। डेट मीन्स जिसको चूना कहते हैं, है ना, वो हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो ये जो है क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ये वाटर प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं H2+O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, जिसको एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, ये बहुत जो है आपका मेन बात है। मैंने देखा यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, इसमें प्योरिटी होता है। जो 2 या अधिक तत्वों के ये तत्व हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो भी यौगिक प्राप्त होता है वह एक इन दोनों से भिन्न एक नया यौगिक बनता है, जिसका गुण पहले से मौजूद तत्वों के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो दोनों को एक निश्चित भार के विचार से निश्चित अनुपात में मिलाने पर वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन के गुण से भिन्न अलग होगा, जल का गुण होगा। तो इस तरह से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। इस वजह से मैंने कहा यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो चलिए यौगिक के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यौगिक का प्रमुख गुण, कौन कौन सा यौगिक का गुण है, इसे मैं मिटा देता हूँ। बहुत दिन से, लगभग 4-5 दिनों से मेरा क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। एक्चुअल में हम थोड़ा बिजी थे, इसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था क्लास लेने का। तो अब प्रयास करेंगे कि आज से जो क्लास स्टार्ट किए हैं यह लगातार कंटिन्यू रहे, है ना।
तो चलिए कोई बात नहीं, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अब पढ़ना है कि यौगिक का प्रमुख गुण कौन कौन सा, यौगिक के प्रमुख गुण कौन कौन सा गुण है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कहता है यौगिक का प्रमुख गुण जो है वे क्या है, निम्नलिखित हैं। जैसे पहला गुण है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को, पहला गुण है क्या है, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए क्या बोले, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा हम अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आयरन सल्फाइड, जिसको हम फेरस सल्फाइड कहते हैं, अगर आयरन सल्फाइड को ले और आप फेरस सल्फाइड जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया कि यह लौह चूर्ण और गंधक को 7:4 के रेशियो में जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फाइड। तो यह लोहा और गंधक के संयोग से बना एक यौगिक है फेरस सल्फाइड, जिसको आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। यदि फेरस सल्फाइड के नमूने के निकट एक चुंबक को लेकर लाया जाए, चुंबक को लाया जाए, तो फेरस सल्फाइड में जो भी उपस्थित लोहा है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका कारण मैंने बताया था कि इसका कारण यह है कि फेरस सल्फेट में लोहा का अपना विशिष्ट गुण जो था वह गुण नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, तो है दोनों गैस है, गैस को जब मिलाते हैं तो जल बनता है। तो उसमें गैस का गुण रहा क्या, आप देखते हैं पानी गैस के रूप में रहता है, नहीं रहता है। पानी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, पानी जो है द्रव अवस्था में होता है। तो इस तरह से, उसी तरह से फेरस सल्फाइड में, जो फेरस सल्फाइड भले ही लोहा और गंधक के चूर्ण से मिलकर बना होता है, बना एक यौगिक है। अगर फेरस सल्फाइड के निकट किसी चुंबक को लाते हैं तो फेरस सल्फाइड में उपस्थित लोहा चुंबक में आकर्षित नहीं होगा। इसका कारण है कि जब वह दूसरे एलिमेंट से जुड़ा, तत्व से जुड़ा, तो उन्होंने अपना विशिष्ट गुण गायब करके कोई नया गुण अपने अंदर समावेशित हो जाता है। अपना विशिष्ट गुण खो देने के कारण ही वह लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं हो पाया। डैट मीन्स, इसलिए मैंने कहा कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह दूसरा है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल, जो बात हम कह रहे थे, दूसरा नियम वही बात है। क्या बोले, किसी यौगिक के गुण उसके
उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। मैंने कहा किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी इसके पहले बताया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो है आपका क्या बनता है, जल। जल क्या है, एक यौगिक है, किंतु जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुणों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों ही गैस है, जबकि क्या है, जल एक द्रव है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट पता चलता है कि जब किसी यौगिक का गुण जो है उसके अवयवी तत्व मतलब जो भी तत्व जिन तत्वों से मिलकर कोई यौगिक बना होता है उनका गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तीसरा अंतर है कि किसी यौगिक के बनने में, तीसरा है किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है ना। मैंने कहा कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। उत्सर्जन कहने का कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, या तो उससे ऊष्मा निकलेगा या तो उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उत्सर्जन आपने देखा चूना है ना, चूना में जब पानी डालते हैं तो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में गर्म गर्म वाष्प निकलता है। दैट मीन्स उस अभिक्रिया से क्या होता है, आपका ऊष्मा उत्सर्जित होता है। और बहुत ऐसी अभिक्रिया भी है जिनमें क्या होता है, अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन होता है या नहीं तो अवशोषण होता है। चलिए उसके बाद आपका चौथा पॉइंट देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए चौथा गुण है पॉइंट नंबर 4 कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व यौगिक में उसके
अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। मैंने कहा यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे मैंने कहा जल में चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, जल जो है चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात जो है हमेशा 1:8 के अनुपात में ही होगा। अगर इस रेशियो में किसी तरह का घटोत्तरी या बढ़ोतरी होगा तो वे जल न बनकर कुछ और बन जाएंगे। तो ये जरूरी है कि यौगिक में उसका जो भी अवयवी तत्व है भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में उन तत्वों को मिलाने से ही सही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में अगर 1 भाग हाइड्रोजन को और 8 भाग ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी जल बनेगा, अन्यथा इस रेशियो में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव होगा तो वो जल का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। चलिए अब 5वां पॉइंट देखते हैं आगे। ये सब तो आसान है, काफ़ी सबको समझ में आ गया होगा। अगला है कि यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। 5वां पॉइंट है यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक, यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, और हर अलग अलग यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक जो है हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, है ना, बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। 6ठा गुण है, 6 नंबर कहता है कि यौगिक एक समांग पदार्थ है। यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। कोई भी यौगिक है, यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा हमेशा कहीं भी यौगिक को लेके जाएंगे तो उसका गुण जो है हर जगह सभी जगह एक समान रहता है, उसके गुणों में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि लोहा और गंधक के संयोग से एक यौगिक बनता है जिस यौगिक का नाम है फेरस सल्फाइड। अगर फेरस सल्फाइड के चूर्ण को एक माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो लोहा और गंधक के कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे, दोनों क्या होता है एक दूसरे में मिल जाते हैं।
जैसे है रासायनिक यौगिक, है ना, क्योंकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनता है। यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तत्व का रासायनिक संयोग के फलस्वरूप उसके बाद ही किसी यौगिक का निर्माण होता है। इसी वजह से यौगिक को रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है, इसलिए यौगिक को रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट करें, तो आप कहेंगे कि सर तत्व और यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। पहला बोलेंगे कि तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। तत्व में विभक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में विभक्त रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तत्व में तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जबकि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। जैसे मैंने बताया H2 हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन अलग अलग, लेकिन तत्व अकेला होता है। तत्व जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होता है, लेकिन यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसका अपना ही कुछ अलग गुण होता है। और लास्ट अंतर है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण सबसे छोटा कण तत्व का परमाणु कहलाता है, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो है अणु कहलाता है। अगर पूछ दिया जाए कि परमाणु किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे तत्व का सूक्ष्मतम रूप परमाणु कहलाता है, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो है अणु कहलाता है। तो और जो है इसके अगला चैप्टर में तत्व और यौगिक के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन है ना, लेसन 3 में। तो आज जो है यौगिक आपका जो भी टॉपिक था वो टॉपिक खत्म हो गया। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा मिश्रण, जानेंगे मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। यहाँ तक में अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो वे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7870260505 इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी बच्चे अच्छे से मैंने जो भी आज पढ़ाया और इसके पहले जो वीडियो में मैंने पढ़ाया था, दोनों को रफ कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखकर याद कर लेना है, और वह होमवर्क जो है कल सुबह 7 बजे से पहले सभी को भेजना है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, सभी मन लगाकर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।